घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। तेलंगाना के बाद अब छोटे छोटे राज्यों की मांग ने पकड़ा जोर। बढ़ा सियासी तापमान, बड़ा सवाल, क्या कामयाब हुई कांग्रेस की चाल? और आईएएस शक्ति दुर्गा नागपाल को सस्पेंड करने पर चौतरफा घिरी यूपी सरकार, अब और ज्यादा हुई आक्रामक, चार्जशीट दायर करने पर भी विचार। दो अलग अलग मसले हैं, लेकिन अगर आप इसे समझना चाहें तो थोड़ा समझने में थोड़ा समय लग सकता है। जी हाँ, कांग्रेस ने तेलंगाना के बाबत जो वादे किए थे उसको किस समय पे लाके उन्होंने उस पर फैसला लिया और उस फैसला से किस तरह के बवाल खड़े हुए, किस तरह के सवाल खड़े हुए और किस तरह से चारों तरफ में आप उत्तर प्रदेश जाएं, आप पश्चिम बंगाल जाएं या फिर आप महाराष्ट्र जाएं या किसी भी तरफ आप देखें, आज तेलंगाना के कारण अगर आंध्र प्रदेश में बंद रहा तो अलग अलग राज्यों में जहां भी छोटे छोटे राज्यों को लेके मांग उठ रहे थे, उन मांगों को लोग लेके आक्रामक हो गए और डॉलर की कीमत के मुकाबले जो रुपये की कीमत घटी है वो एक तरफ है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वो दूसरी तरफ है। लेकिन अभी जो मुद्दा है देश में, जिसने राजनीति को बिल्कुल बांट दिया है, वो है छोटे राज्यों का मसला। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्याम रजू साहब हैं, भाजपा के नेता हैं और सचिव हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, कांग्रेस की चाल आपको बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया लग रहा है? अभी कांग्रेस ने हमें चित किया है या कांग्रेस चित हो गई है, ये तो अभी काल बताएगा। जी, तेलंगाना का मसला जिस प्रकार के हल किया है उन्होंने, वो खुद ही इस सब सर्कल में फंस गए हैं, ऐसा हमें लगता है। 2004 में जो कमिटमेंट उन्होंने जनता से की थी वो पूरी करने में 9 साल लगे उनको, और वो भी पूरी इस प्रकार की है जो जब जनता का प्रेशर उन पर है, इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, इतना बलिदान हुआ और इतने लोगों ने इस्तीफे देने के बाद आखिर इस दबाव के कारण उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए आज तेलंगाना को मान्यता दी है। अब तेलंगाना को मान्यता देते समय तेलंगाना भी आज सेटिस्फाइड, इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद जो मिला है, जो उपलब्धि हुई है, इसलिए तेलंगाना भी कांग्रेस पर खुश नहीं है। और पूरा होमवर्क ना करके हैदराबाद दोनों की कॉमन राजधानी रहेगी, 10 साल ये मसला ऐसा ही रहेगा। रायल सीमा और तटवर्ती आंध्र के लोगों से बातचीत नहीं की, कोई कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया नहीं की और बहुत आपाधापी में ये इस प्रकार का निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस सभी जगह से घिर गई है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से वो बाहर आ नहीं पा रही और उनको ऐसा लगता है कि अब जो रास्ता दिखेगा उससे वोट बैंक के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय किया है, पर यह भी उनको घातक साबित होगा। अदीब साहब, छोटे छोटे राज्यों की बात अब जोर पकड़ने लगे। अचानक आप देखें तेलंगाना के फैसले के बाद, चाहे मायावती हों, चाहे ममता हों, चाहे गोरखालैंड से हों, चाहे विदर्भ से हों, तमाम तरफ से आवाज़ें उठने लगी कि हमारा क्या होगा, क्या करेंगी ये सरकार। ये एक बहुत दिनों की डिमांड है और 2004 में इनका कमिटमेंट था कांग्रेस पार्टी का। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई देन नहीं है। अब वो रीजनल सिस्टम में एक तेलंगाना का मूवमेंट ऐसा चला जिसमें न जाने कितने लोगों ने जान दे दी, और अब इन्होंने हड़बड़ाहट में इसलिए किया, इनको पहले करना चाहिए था जी। इसमें मैं समझता हूं कि छोटी स्टेट बनना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि मैनेजमेंट के लिए छोटी स्टेट का फायदा होता है जी। इसी पंजाब में हिमाचल भी था और हरियाणा भी था, वहीं पे वो झारखंड भी है। और देखिए, नहीं मैं बताऊं आपको जी, हिमाचल और हरियाणा में लीडर उनको मिल गए, दोनों स्टेट तरक्की कर गई। झारखंड बना, झारखंड में लीडरशिप की कमी रही और कोई तो सवाल फिर तो छोटे स्टेट का कोई मसला नहीं है। फिर तो देखिए, छोटे स्टेट का मसला है, लेकिन वो एक अलग चर्चा है, उस पे भी हम आएंगे। फायदा होना चाहिए जी। जहां तक इनका डिसीजन है कांग्रेस पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ही फैसले करती है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल फैसले करती है। आज आंध्रा में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है,
इसलिए उन्होंने ये सोचा कि कम से कम तेलंगाना लेके 15-16 सीटों को मुंह दिखाने के काबिल तो रहे हम, इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इसमें कुछ फायदा होने जा रहा है, नहीं तो पूरे आंध्रा में जहां कांग्रेस को कई फायदे होने जा रहे हैं। 40 सीटों कुछ में क्यों फायदा, उसमें कई फायदा 4-5 पे निपटने जा रहे सबसे बड़े, सबसे जो आंध्र प्रदेश में टीआरएस में जो सीटों का फायदा होगा वो एक फायदा है। दूसरा है कि कई ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर कांग्रेस गिरी हुई थी, उससे पूरा ध्यान हट गया। इसकी डिमांड बीजेपी कर रही थी, इसकी डिमांड सभी कर रहे थे। नहीं, अब छोटे छोटे राज्यों के मुद्दे उठ गए फिर से दोबारा। तो छोटे राज्यों के मुद्दे तो उठने के क्या सवाल है। मैं ये समझता हूं कि उन इलाकों में जहां पर हुए वहां पर एक सेंसिबल तरीके से आप देखिए दार्जिलिंग में 3 दिनों का सेंसिबल तरीके, मैं बोडोलैंड में भी यही मुसीबत है जी, कोई चीज उनकी नहीं मिलती है कलकत्ते से। आप जाइए दार्जिलिंग के पूरे इलाके में क्या चीज मिलती है कलकत्ते से। अब वो कहते हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज भी मारे जाते हैं। आज आप पश्चिम, वहां हरित प्रदेश की बात हो रही है, आप देखिए पश्चिम का उत्तर प्रदेश और पूरब के उत्तर प्रदेश में क्या चीज एक है। नहीं, कुछ लोग अब चाह रहे हैं कि भाई ये देश के बाहर थोड़ी जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने पावर में लेना चाहते हैं। एक मिसाल के तौर पर नोएडा में अगर आपको मुकदमा दायर करना हो तो आप जाइए हाई कोर्ट इलाहाबाद, छोटे से केस के लिए इलाहाबाद जाइए आप। तो अगर ये स्टेट यहां पर हो जहां उनका अपना एक सेक्रेटेरिएट हो, एक उनका अपना कोर्ट हो। छोटे राज्यों का फायदा बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि छोटे। पुष्पेंद्र, पूरा अगर आप देखें आज तेलंगाना बंद, जहां पे आंध्र प्रदेश बंद रहा, तेलंगाना में खुशियां मनाई गई, कई कंसर्न्स हैं, कई उनके अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिसपे स्पष्ट चीजें निष्पष्ट नहीं हुई, लेकिन जो एक खास स्पष्ट चीजें सामने दिख रही है वो ये है कि वो चाहे विदर्भ हो, चाहे गोरखालैंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो हरित प्रदेश हो, तमाम तरह के राज्य के जो मांग पहले थे, बुंदेलखंड हो, ये सब जोर पकड़ रहे हैं एक बार फिर। देखिए दिलीप, जो बात आप कह रहे हैं तेलंगाना को लेके, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी उन्होंने जो बात कही है, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ये बात समझ में आती है, जो अदीप भाई कह रहे हैं, जो श्याम जी कह रहे हैं, ये तमाम सारे लोग वो बात कह रहे हैं जो होनी चाहिए। लेकिन इस देश में बुंदेलखंड हो, हरित प्रदेश हो, विदर्भ हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ये जब बनाए जाते हैं तो किस इंटरेस्ट से बनाए जाते हैं। किसी से कहा अभी अदीप साहब ने कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल फैसले लेती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एक चीज होती है सरकार। जो सरकार फैसले लेती है वो पॉलिटिकल फैसले नहीं लेती है। सरकार को उसमें बहुत सारे हितों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो तो कांग्रेस है और सरकार जो है वो भी कांग्रेस है। यानी इस कांग्रेस पार्टी को कहां नफा नुकसान वोटों का होगा, कहां नफा नुकसान उनको गरीबी से फायदा मिलने वाला होगा, कब फूड सिक्योरिटी बिल लाया जाए, कब तेलंगाना दिया जाए। 2004 की अगर डिमांड थी और डिमांड तो 1956 से चल रही थी, तो 1000 लोग मर गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। लेकिन आप देखें कि ये कल जो फैसला हुआ है, इस फैसले के पीछे कांग्रेस के सामने राजनीतिक मजबूरियां हैं। उस राज्य की जनता की फलाह बहबूदगी, उसके डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसके रेवेन्यू, उसका पानी का शेयर, उसका बिजली का शेयर, उसमें तमाम झगड़े, इसके बारे में कोई पहले से ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार होगी वो जब फैसले लेती है तो मैं समझता हूं कि नफा नुकसान कितना होगा। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से जिस तरह से घिर गई थी कांग्रेस पार्टी, मालूम था कि आंध्रा में वो सफाया होने जा रहा है उनका। जितने आपके पोल प्रेडिक्शंस आए हैं उसमें भी हालत उनकी खराब थी। तेलंगाना वैसे ही उनके खिलाफ था। तो ये जो फैसला लिया गया और इसमें चलते चलते लास्ट तक ये रहा कि भाई रायलसीमा के दो जिले हैं उनको मिला दिया जाए, फिर उनको नहीं मिलाया जाए। फिर उसके अंदर कांग्रेस पार्टी में झगड़ा था कि उसमें एक नेता जो जनता दल से कांग्रेस में आए, जयपाल रेड्डी, इसलिए नहीं मिलाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये राष्ट्र हित में या देश हित में या किसी राज्य के डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं है। यह नफा नुकसान किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय अंदाज में नहीं लिया जा सकता। राष्ट्र का नफा नुकसान अलग हो सकता है, राज्य का नफा नुकसान अलग हो सकता है, लेकिन एक पार्टी इस तरीके के फैसले ले तो क्या इससे हम यह माने कि अगले कुछ दिनों में वायलेंट अगर डिमॉन्स्ट्रेशन या आंदोलन हरित प्रदेश को लेके, बुंदेलखंड को लेके, विदर्भ को लेके, बोडोलैंड को लेके, गोरखालैंड को लेकर के होने लगेंगे तो सरकारें जब बिल्कुल सर पे आ जाएगी बात और उनको उसमें नफा नुकसान लगेगा तब फैसले लेंगी। तो ये एक गलत परंपरा भी है।
जी। और जिस तरह से अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने जो बयान दिया कल, अगर आप उसे गौर से देखते तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह का बलिदान, जिस तरह की कुर्बानी, जिस तरह की मेहनत तेलंगाना में लोगों ने की है, वो हरित प्रदेश में नहीं हुआ। क्या संकेत दे रहे थे ये, क्या कहना चाह रहे थे पुष्पेंद्र? देखिए, आप जानते हैं कि अजीत सिंह की पूरी राजनीति जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश को अगर थोड़े अभी फौरी तौर पे हम, मायावती ने तो वैसे जाते जाते अपने 2011 में कहा कि 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए, लेकिन वेस्ट और ईस्ट को अगर देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आज भी जो टोटल रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश का, उसका 70% आपको वेस्ट से मिलता है। जितनी भी खेती का मामला है, जितनी भी फसलों का मामला है, सब वेस्ट से आता है। जो ईस्टर्न यूपी है उसका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर लोकदल की राजनीति को देखें, जो बागपत से, मेरठ से और सहारनपुर, मुरादाबाद, इस पूरे डिवीजन में अलीगढ़, आगरा होती हुई चलती है, खुद अजीत सिंह के पुत्र मथुरा से जीते हैं। अब अजीत सिंह से कोई ये पूछे कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को जब जब जिस पार्टी को समर्थन दिया, कहते वो ये रहे कि मैं हरित प्रदेश की मांग के समर्थन में इस पार्टी को समर्थन दे रहा हूं। अब वहां पे क्या लगता है आपको कि जो ये मांग है अजीत सिंह, इसको लेके कि आप चुप बैठेंगे, या अगर चुप बैठेंगे तो कैसे समझाएंगे? लेकिन दिलीप, एक बात यह भी है ना कि देखिए, आप अगर तेलंगाना की तर्ज पर अजीत सिंह की हैसियत को तोलेंगे तो अजीत सिंह की वो हैसियत नहीं है, और अजीत सिंह के पास ना संघर्ष के लिए लोग हैं। अजीत सिंह ने इस देश में बड़ी आराम की, सुविधा की राजनीति की है, उनके पिता जैसी राजनीति नहीं है, उनको विरासत में मिली है, लिहाजा तेलंगाना की तरह वो नहीं लड़ सकते। आपके पास मैं लौट के आता हूं, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं अदीब साहब, इसकी राज्य को मांग जी नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। अजीत सिंह की राजनीति संघर्ष की नहीं है। अजीत सिंह की जो राजनीति है वो कॉम्प्रोमाइजेस की है। वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर पार्टी के साथ, अपने इश्यूज को देखते हैं। लेकिन मैं जहां तक अपनी इंडिविजुअल राय रखता हूं, सरकार को जो बात कही पुष्पेंद्र ने कि सरकार को चाहिए कि कोई आयोग, कोई कमीशन बनाकर वंस फॉर ऑल इस पे वर्किंग करें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ऐसी हैं जिनको बाइफरकेट करके फायदा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में बेहतरी हो सकती है। इससे पहले कि लोग सड़कों पे निकलें, अपनी जानें दें, जो तेलंगाना के मसले पे हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज की शिकायत है कांग्रेस की जी, कि तुम 9 साल से क्या कर रहे थे? कभी जाके रात को 12 बजे चिदम्बरम साहब ऐलान कर रहे हैं 12 बजे रात को कि सुबह हो जाएगा, फिर हंगामा हुआ, पलट गए। ये जो राजनीति हुई जिसमें न जाने कितनों की जान चली गई, और उसी से ये हुआ कि जो इसको बाइफरकेशन नहीं चाहते थे जी, उनको भी मौका मिलता गया। आज वो डिमॉन्स्ट्रेशन पे आ गए। अगर जब आपने 2004 में टीआरएस के साथ एग्रीमेंट किया, उसका रिजल्ट भी आपको मिला, अल्टीमेटली टीआरएस आपको छोड़ के भाग गया। आप यही कहते रहे मैं मीटिंग कर रहा हूं और कमेटी बना रहा हूं, और फिर उन्होंने श्री कृष्णा कमीशन भी, वो कमेटी भी बनाई और जाने कितनी कमेटियां बना डाली। ये क्या मतलब था इसका? जब आपने एक बात कमिट कर ली, या तो आप कमिट न करते तो शिकायत। लेकिन अब आगे का जो रास्ता है, श्याम राजू साहब, आप जानते हैं कि आपकी पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के हक में बोलती रही, लेकिन उसके लिए अगर आप देखें कि एक जिसे कहते हैं स्टेट पुनर्गठन आयोग बना करके, राज्य के पुनर्गठन आयोग बना करके, या उसका आधार किस तरह से पूरी रूपरेखा, वो भी काम कभी नहीं हुआ, ना आपके सरकार में हुआ, ना 10 साल में कांग्रेस ने की, और ये मांगे उठती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के समय से छोटे राज्यों की समर्थक रही है। छोटे राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए निश्चित रूप से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। राज्य का विकास, राज्य की ग्रोथ, ये और पूरा संपूर्ण विकास इसके माध्यम से हो सकता है। ये हमारी सैद्धांतिक भूमिका रही है, और वो व्यवहार में हमने इंप्लीमेंट भी किया है। जब अटल जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार, 3 राज्यों का हमने गठन किया, और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो तीनों के तीनों राज्य सक्सेसफुल रहे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वो बाइफरकेशन के पहले के 10 साल के उनके आंकड़े और आज के उनके आंकड़े, इसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। बिहार में से झारखंड अलग निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। बिहार के लिए फिर कुछ नहीं हुआ। बिहार के लोग आज भी आपका विशेष दर्जा मांग कर रहे हैं। वो डिमांड अलग है, पर हमने जो हेतु रखकर और जो दूरगामी विचार करके जिसका जो बाइफरकेट किया था, वो प्रयोग बिल्कुल सक्सेस हुआ है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग निकला, एक पहाड़ी प्रदेश के रूप में। लेकिन झारखंड की स्थिति देखें, झारखंड की स्थिति बहुत, झारखंड की भी स्थिति, वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यह एक अलग मुद्दा है।
बाकी जहां तक वहां उसी का से डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है श्याम जी। अगर आप देखें वहां पे विकास का दर देखें, वहां विकास की स्थिति देखें, वहां भ्रष्टाचार देखें, वहां पे तो लगता नहीं है कि वो जो मॉडल आप कह रहे हैं कि वो उस मॉडल में हर चीजें स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। आज भी बिहार के आगे पर कैपिटा इनकम हो वहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, वो बिहार के आगे है। वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वहां 3 बार राष्ट्रपति शासन आना पड़ा, वहां पर मुख्यमंत्री बहुत बार चेंज हुए। ये वहां के लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस का परिणाम है। पर विकास के बारे में निश्चित रूप से झारखंड भी बिहार से आगे है। जी चलिए, छोटे राज्यों के मामले पे भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। अन्य राज्यों की जो मांग सारे देश भर में हो रही है, उसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सरकार को बनाना चाहिए, ताकि सारी सोशियो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल इन सब सारी सिचुएशंस का अध्ययन करने के बाद एक अपनी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दे सके, और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस संबंध में सारी अन्य राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लेकर एक अंतिम फैसला करे। मायावती बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। बीएसपी की ये मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा छोटे राज्यों की स्थापना अर्थात एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करते हुए देश के अन्य और बड़े राज्यों का भी पुनर्गठन करके अर्थात गोरखालैंड व महाराष्ट्र में विदर्भ आदि नए छोटे राज्य स्थापित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। हमारे साथ हैं प्रदीप टंडा है, कांग्रेस पार्टी से हैं, सांसद हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड बनने के बाद जो कुछ उत्तराखंड में हुआ, क्या एक उदाहरण है प्रदीप जी की अन्य छोटे राज्यों का निर्माण हो? अन्य छोटे राज्यों की मांग बहुत लंबे समय से पुरानी होती रही, और जब जब भी नए राज्य बने, छोटे राज्य बने हैं, उन्हें विकास को आगे ही बढ़ाया है। चाहे हरियाणा का संबंध हो, हिमाचल प्रदेश रहा हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य रहे, उसी से हम लोगों का भी जब सामने देखा उत्तराखंड राज्य बना, तमाम तरह की उसकी प्रदीप जी, लेकिन जो जिस तरह से राज्यों का निर्माण आप देखें, तेलंगाना को लेकर जिस तरह से लंबी सियासत होती रही, आपके जब आपने वादे किए और जिस समय आपने किए और जिस तरह से आपने किए, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है कि अगर ऐसी कोई मांग है अलग अलग जगह पे, तो सरकार को एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना करके और इस पे एक बृहत जो कार्रवाई हो वो करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास का अपने आप को फिर दोहरा रहा है जी। जब प्रथम बार क्योंकि तेलंगाना की मांग बहुत पुरानी है, हिस्टोरिकल है। जब संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग उठी तो तेलंगाना ने एक अलग पार्ट था, उसको मिला करके उस समय भी लोगों ने कहा था कि तेलंगाना अलग बनाया जाना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर संयुक्त आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई और उसके बाद पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। आज तेलंगाना की स्थिति उनकी बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया, बधाई। बाकियों के लिए क्या करेगी केंद्र सरकार? लेकिन पूर्वांचल, हरित प्रदेश, विदर्भ, गोरखालैंड, ये राजनीति, बोडोलैंड, इनके लिए क्या करेंगे आप? मैं आप एक बात करता हूँ, उसी में ही आ रहा हूँ मैं जी। ये सरकार ने कब किसको कहा, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू बिना सारी चीजें होती है कि जब किसी राज्य की एक बड़ी मांग होती है, एक राज्य का विभाजन होता है, सारे लोगों के साथ बातें करनी पड़ती हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। उस प्रक्रिया में आज आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब एक नए सिरे से हमको एक नए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की ओर सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से मांग है, गोरखालैंड है, विदर्भ है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभाजन, अन्य राज्यों के विभाजन, कौन वाइबल है, कौन, उसके लिए हमको एक नई कोड अपनाना पड़ेगा। तो एक मेरे ख्याल से देर से फिर हम उधर की ओर बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम उन मांगों का विरोध करते हैं या छोटा मांग। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने कहा कि लेकिन अभी तो अब स्वर उठने शुरू हुए हैं श्याम जी। जिस तरह से आज गोरखालैंड में, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जिंदा रहते हुए गोरखालैंड हम नहीं बनने देंगे, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मुलायम सिंह कह रहे हैं वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को बांटने या छोटे राज्य के पक्ष में है ही नहीं।
और जिस तरह का सियासी विभाजन है आप देखिए, और जिस तरह की जिस तरह की सरकार यहाँ पे है, छोटे छोटे दलों के समर्थन से सरकार है, अब ये जो खुला है एक तेलंगाना के बाद, ये कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ बंद होगा? इसके लिए दूरगामी सोचने की जरूरत है। राजनीतिक नेता, आज यूपी के नेता चाहेंगे कि भाई हमारा यूपी अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारी पावर कम हो जाएगी, हमारा क्षेत्र कम हो जाएगा। इस प्रकार का टेम्पररी सोच के कारण इस प्रकार की सोच बनती है। जो जिस नए प्रदेशों ने अपनी तरक्की की है, उनके अगर आंकड़े देखें तो कोई भी वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कोई इसको नकार नहीं सकता, और जो व्यावहारिक भी है। इसलिए इसका निर्णय, कोई तो भी डिमांड आएगी, उस पर आंदोलन होगा, फिर सरकार उस डिमांड को पूरा करेगी। इसके बजाय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करके वो जिनाइन आधार पर क्या क्या आधार पर ये डेवलपमेंट करनी चाहिए। तेलंगाना के बारे में हम जो कहते हैं कि वहां 3 प्रकार का, वहां की कल्चर अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इसके पहले की बैकग्राउंड अलग थी, उनकी कुछ भी विचार न करते हुए आज तक जिस प्रकार से इम्बैलेंस हुआ वहां पे, इस इम्बैलेंस से ये रिएक्शन आई, और रिएक्शन से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बलिदान हुआ, और इतने संघर्ष के बाद सरकार ने ये मांग पूरी की है। इतना करने के वेट करने के बजाय सरकार ने दूरगामी निर्णय इस विषय पे पॉलिसी मैटर में लेना चाहिए। आपको लगता है कि विदर्भ और हरित प्रदेश और पूर्वांचल, गोरखालैंड, उसके बनने की, अब एक छोटे राज्यों का गठन करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो फैसला हुआ है तेलंगाना का, वो उसे प्रेरित करेंगे और ज़्यादा उसमें कैसे निपटेगी जो स्थिति है इस वक्त? इसलिए केवल ऑन डिमांड के आधार पर इसका विचार करने के बजाय उसको कोई सैद्धांतिक आधार देकर उस प्रदेश के कल्चरल, जियोग्राफिकल, ये सब बातें ध्यान में लेते हुए सरकार को दूरगामी इस पे विचार करना चाहिए। अदीब साहब, चुनाव सामने है, कई राज्यों में भी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं। देखिए, आयोग मद्देनजर ये बात जो अभी राजनाथ सिंह जी ने की, ये बात कांग्रेस पार्टी ने 2009 में की भी थी, आज तक नहीं बनाया। वो पॉलिटिकल, वो देखते रहे कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। अब जहां तक आपने कहा कि ममता बनर्जी ने मना किया है जी, ये बात तो मुलायम सिंह जी ने उस वक्त की थी जब उत्तराखंड बनने की बात हो रही थी जी, उन्होंने कहा था नहीं बनने देंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जो एक ऐसी कमेटी या ऐसा आयोग बने जो एनालिसिस करे कि भाई छोटे राज्य बनने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। अगर ये बात, और हम समझते हैं कि होगा, अगर आयोग इसकी रिपोर्ट करे तो ऐसे एक तय हो जाए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका में भी 52 स्टेट हैं जी, कोई आफत थोड़ी आ गई। आप ये देखिए ना, जैसे श्याम जी कह रहे हैं जी, अब उनके जो सहयोगी दल है महाराष्ट्र में, शिवसेना उसके विरोध में, विदर्भ के विरोध में है, और ये विरोध आज से नहीं है उनका, जब से श्याम जी सपोर्ट कर रहे हैं तब से वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। ये जो पूरी सियासी स्थिति बनी हुई है, उससे निपट पाना, जिस तरह के अब पुनर्गठन आयोग है, लेकिन गोरखालैंड है, बुंदेलखंड है, बोडोलैंड है, इतने छोटे छोटे मांग हैं अलग अलग जगह से। तो ये जो आपने ऐसा रास्ता खोला है, इस रास्ते पे तो अब चुनावी साल में इसके कई असर देखने को नहीं मिलेंगे। मुझसे आप पूछ रहे हैं जी? नहीं, चुनावी तो असर आएगा ही। देखिए, अब बीजेपी ने 3 स्टेट बनाई थी, तो 3 स्टेट बनने से कौन सी आफत आ गई? एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो वहां उठने वाली थी खत्म हो गई। उसका एडवांटेज भी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अब सवाल है क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी ने डिले किया, अब सही कर दिया। नहीं, बाकी पे क्या करेंगे? ये जो मांग है इस पे क्या करेंगे? वो उनको अल्टीमेटली तो करना पड़ेगा। पुष्पेंद्र, मुझको समझ है करना पड़ेगा, वो चाहे कुछ करें, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आयोग बनाकर, एक कमीशन बनाकर। नहीं, ये तो आपने कहा कि पहले कांग्रेस भी मांग करती थी, अब बीजेपी कर रही है। नहीं, अब तो, अब जैसे उन्होंने कर दिया तो बीजेपी कर दिया, आपने क्यों कर दिया? डिमांड तो इनकी भी थी जी, डिमांड तो इनकी भी थी। तो ये तो पॉलिटिक्स चलेगी, लेकिन देश के लिए तो बेहतर ये है कि छोटी स्टेट बने। जो भाई अदीब भाई कह रहे हैं, जो श्याम जी कह रहे हैं, मैं पहले ये कह रहा हूं कि इन राज्य को क्यों बनना चाहिए, ये तो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। ये आंदोलन होंगे, लोग मरेंगे, उसमें वोट का राजनीति होगी, किधर से ज्यादा मिलेगा, कब मिलेगा, किस समय होगा, तो फिर आप ईमानदारी नहीं करते। देखिए, आप इस तरीके की मांगों को आप ऐसे मान के चलिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देखें कि चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद से अजीत सिंह की यह महत्वाकांक्षा रही कि वो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ईस्टर्न यूपी में जाट नहीं है जो कि उनका एक कैप्टिव वोट है। जो मुलायम सिंह यादव है उनका ईस्टर्न यूपी के अंदर आप देखें बड़ा यादव वोट है, और पिछले कई बार जब वो सत्ता में आए तो उनका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइज बहुत स्ट्रांग हुआ यादवों का। और वेस्टर्न यूपी में 25 से लेकर 34% मुसलमान है। मुसलमान वेस्टर्न यूपी के और ईस्टर्न यूपी के यादवों से मिलाकर के उनकी सरकार बनती है। लिहाजा मुलायम सिंह नहीं चाहते, उनकी पार्टी नहीं चाहती कि इसका विभाजन हो, लेकिन अजीत सिंह की पार्टी को लगता है कि उन्हें ईस्टर्न यूपी से वो समर्थन नहीं मिलेगा तो वो किसी भी तरीके से हरित प्रदेश जो 22 जिलों को मिलाकर के बन सकता है उसके ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसके अंदर जगह जगह जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ विकास नहीं है, बहुत सारी जगह पे लोगों की सियासी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। अब अगर आप देखें बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड का 50 साल पुराना आंदोलन है और बुंदेलखंड के आधे जिले आप देखें, झांसी यूपी में है तो दतिया मध्य प्रदेश में है। अब आधे जिले उस जगह के जो है वो एक सूबे में है और आधे जिले उसके दूसरे सूबे में है। अब उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है कि यहां मध्य प्रदेश का कानून लागू होता है, यहां उत्तर प्रदेश का होता है। तो इसके ऊपर वही तो सवाल वही है, आप देखें ना, मैं वही ये बात जो बड़ा कह रहा हूं। सवाल है कि इसको लेके जो बांग आज राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, जो बात आज श्याम जाजू कर रहे हैं, जो बात पहले कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जो बातें अन्य दल करते रहे हैं, आप देखिए उस पर अमल नहीं किया गया। जहां भी सियासत या सियासी जरूरत हो वहां कार्रवाई करते हैं। दिलीप वही बात तो सेलेक्टिव जो बात दिलीप जो आदि भाई कह रहे हैं कि इसके जो भी इसकी बॉडी है उसको इस प्रोसेस को कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए किसी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और सरकार को उस क्षेत्र की में क्या किस किस्म की चीजें हो सकती है, कहां खेती है, कहां इंडस्ट्री लग सकती है, लोगों के बीच में झगड़ा ना हो। और इस सब की जड़ में अगर आप जाएं तो आज आप देखें कि रायलसीना के अंदर जो झगड़ा हो रहा है वो इसी बात का तो हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि समय कम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप श्याम जी से शुरुआत करते हैं कि श्याम जी ये जो छोटे राज्यों का मसला है, इसका जो भारत में जो एग्जाम्पल जो उदाहरण हमें मिला है, आपको लगता है कि ये सही रास्ता है? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब से हरियाणा हिमाचल निकला, बिहार से झारखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड निकला, सभी की अगर पार्श्वभूमि बिफोर बाइफर्केशन एंड आफ्टर बाइफर्केशन अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके सेटिस्फैक्टरी एक्ट आएंगे। उसमें कोई विवाद हो नहीं सकता, आंकड़ों में चर्चा नहीं हो सकती। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन वहां विकास जो है अभी भी विकास काफी कोसों दूर है लोगों से। नॉर्थ ईस्ट का समस्या ही अलग है, पूरा सेंट्रली डिपेंडेंट है नॉर्थ ईस्ट। यहां से जितना पैसा जाता है, कितना यूटिलाइज होता है, वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा, वहां की इंस्टेबिलिटी को देखा, वहां के सिक्योरिटी के प्रॉब्लम देखे, वो पूरा विषय अलग है। और ये सब जो राज्यों की मैंने चर्चा की, इसका पर कैपिटा इनकम आप देखो, इनका एग्रीकल्चर ग्रोथ देखो, इनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये मॉडल सही है छोटे निश्चित रूप से इनका एजुकेशनल, इनकी लिटरेसी, इनका पॉवर्टी कम हुई है। ये सब बातों के आधार पर अगर ये मॉडल ठीक है तो इसका फिर किस तरह से ये रीऑर्गेनाइज हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत ठीक कहा है कि इसमें साइंटिफिक दृष्टि रखकर, लॉन्ग टर्म का विजन रखकर दूरगामी इसका निर्णय होना चाहिए। केवल चीप पॉपुलैरिटी के लिए कोई नेता के व्हीम पर या कोई पॉलिटिकल कंपल्शन के आधार पर यह निर्णय करने के बजाय दूरगामी साइंटिफिक आधार पर इसका निर्णय करना चाहिए। ये आधार जो बात हम कर रहे हैं, इसको लग रहा है कि भारत की सियासत है बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। देखिए जब आप छोटी स्टेट बनाएंगे तो उनको सरवाइव करने के लिए अपनी खुद रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, अमेरिका में सबसे गरीब स्टेट नवाडा थी, उनके पास कुछ नहीं था, एग्रीकल्चर भी नहीं था, इंडस्ट्री भी नहीं थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट और गैम्बलिंग से आज वो स्टेट ऊपर आ गई। अरे ऐसी कोई छोटी स्टेट बनेगी, उसको रिवाइव, अपने को सर्वाइव करना है, कोई ना कोई या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले जाएंगे या किसी स्पेशलाइजेशन में चले जाएंगे। अगर हम में इस बात को करने की हिम्मत है तब, अगर हम बेईमानी करने के लिए जा रहे हैं तो फिर प्रदेश की हालत खराब होगी। लेकिन इन प्रिंसिपल ये बहुत बड़ा देश है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, ये हमारी समझ है। पुष्पेंद्र आखिरी शब्द आपसे। मैं समझता हूं कि देखिए जो बात मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर जिस क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज हैं उनकी कीमत पे कोई वो क्षेत्र जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जहां पूरी तरीके से एक जैसे कहते हैं कि पैरालिसिस है, आप जहां भी देखते, तेलंगाना में भी यही था, वहां भी लोगों का यही कहना था कि 60% रिसोर्सेज हम देते हैं और पूरा राज मजा करता है और हमें उसका वो नहीं मिलता। इसी तरीके से एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चूंकि आप जो जवाब
दे रहे हैं उसमें सिर्फ मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार, इसका जो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो डेवलपमेंट की नीति रही है, विकास की जो नीति रही है, वो इतना ज्यादा उसमें खामी है जिसके कारण ये मांगे और भी उठ रही है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को, आप पॉलिटिकल फेलियर्स को, आप जो आपकी सोच, जो दृष्टिहीनता के कारण आज ये तमाम मांगे उठ रही है, आप उसको छोटे छोटे राज्य बना करके कि क्या वो चीजें, क्या दृष्टिहीनता खत्म हो जाएगी? क्या पॉलिटिकल जो सत्ता की जो लालचा है और लालच है जिसके कारण तमाम भ्रष्टाचार और ये चीजें होती हैं, जो विकास नहीं हो पाता है, जो पैसे भेजते हैं वो नहीं पहुंच पाता है, तो ये चीजें कैसे उससे दूर होती है? दिलीप, वही मैं कह रहा हूं कि यह नहीं मुमकिन है कि आपने छोटा राज्य बना दिया। अगर करप्शन का यही हाल है तो वो छोटे राज्य में ज्यादा होगा। आप देखें क्या कहते हैं झारखंड के अंदर क्या हो रहा है, करप्शन की वजह से वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। आज इसको पैसा हुआ, वो उसने वोट दे दिया, आज वो चला गया, आज इसको गिरा दिया। तो देखिए, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, फेलियर को इस वजह से न छुपाएं कि बड़े राज्य की वजह से वो नहीं हो रहा था। और हम मुगलों का जमाना देखें और अंग्रेजों का जमाना देखें, तब तो पूरी दुनिया के अंदर इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था। तब मुगलों के जमाने तो पूरा देश चल रहा था, लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, तब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था? तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना लिया जा रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से चीजों को तोड़ा जा रहा है, अभी भी नियत ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं, देश रहेगा, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का राज आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन इन बुनियादों पर चीजें तय होंगी। तो 564 रियासतें थी भारत जब आजाद हुआ था, क्या हमने उस तरफ बढ़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है? आज राजपूत कहेंगे हमारे इलाके में हमें नहीं ये मिला, कल ब्राह्मण कहेंगे हमें ये नहीं मिला, कल मुसलमान ये कहेंगे। तो आप जा किस तरफ रहे हैं? जो असल समस्या है उसको देश नहीं एड्रेस कर रहा है। असल समस्या है फंडामेंटल इश्यूज। दिलीप, असल समस्या है कि लोगों को इक्वल शेयर नहीं मिल रहा है। अगर कल कश्मीर के अंदर यह सवाल शुरू हो जाए कि हमें जो नहीं मिल रहा, वहां जो लोगों में गुस्सा है वो इसी वजह से है। एक दिन वो ये डिमांड करने लगे कि हमें कश्मीर अलग करना है, तो आप कैसे रोकेंगे? कब तक लोगों को संगीन और बंदूकों से रोकेंगे? इसलिए डिस्पैरिटी आपको खत्म करनी पड़ेगी। पॉलिसीज है जहां पे प्रॉब्लम है उसको हमने एड्रेस नहीं किया 66 सालों में। हम सोचते हैं कि चलो गोरखालैंड बना देने से ये काम हो जाएगा, झारखंड बना देने से ये कुछ डेटा हो सकता है श्याम जी, ऐसे हो जिससे कि चीजों को हो, लेकिन आपकी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो देश का है। इसलिए गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी की पॉलिटिकल विल इसमें बहुत बड़ा काम करती है। इतना दूर का सोचने को किसको समय नहीं है। और ऐसे कंपल्शन आने के बाद जब एजिटेशन बहुत बड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, अभी चुनाव सामने दिख रहा है, सभी जगह से फ्रस्ट्रेशन है, तभी इसका निर्णय लिया है। इसलिए, और ऐसा निर्णय, उसका क्रियान्वयन भी ठीक नहीं होगा, उसका होमवर्क पूरा नहीं किया, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, इसका फायदा क्या होगा? मतैक्य नहीं किया, इसका क्या फायदा होगा? आप जो बात कह रहे हैं, श्याम जी जो बात कह रहे हैं, पुष्पन जो बात कह रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? फिर आप हैदराबाद दोनों का 10 साल तक रहेगा, उस पर कोई बुनियादी जो सोच जानी चाहिए थे। और जो उससे पहले मैंने सवाल पूछा कि चंडीगढ़ में तो कब से दोनों का है, क्या आफत आ गई? चंडीगढ़ जो है, पंजाब हरियाणा दोनों का है, और जब से चल रहा है इस पे तो इन्होंने टाइम बाउंड किया है कि 10 साल के अंदर आपको अपना हेडक्वार्टर ले जाना होगा। आप ये लेकिन कि आप कब कितना राज्य बना पाएंगे? देखिए, कोई और आप अपनी खामियों को छुपाने के लिए कोई भी देश के बाहर कोई राज नहीं जा रहा है, सब के सब देश में रहना चाहते हैं, कोई देश के बाहर नहीं जाना चाहते। इसके अंदर ही तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को, आप अपने सिस्टम व्यवस्था के असफलता को छुपाने के लिए कितना काम करेंगे? सवाल देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस ने बहुत लंबा प्रोलॉन्ग किया, जाने कितनी जाने चली गई, लेकिन इसको बनाने में के लिए मैं समझता हूं उनका सही डिसीजन है। कोई चीज उनकी मिलती नहीं है। बहुत से ये निजाम तो कई राज्यों, तो कई देश के कई इलाकों में है। तो अदीप भाई, जो बात आप कह रहे हैं जी, कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया, इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं है। सवाल यह है, सवाल नियत का मामला यह है कि आप फूड सिक्योरिटी बिल गरीब को कब खाना देना चाहते हैं? जब उससे दूसरे हाथ से वोट देना चाहते हैं। आपकी टाइमिंग की बात हो रही है। आप अगर ईमानदार थे तो 1000 युवा लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आपने मरवाया, लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई, कई लाख बच्चों का कैरियर तबाह हुआ। अब आपने वोट की राजनीति में, जैसे आप फूड सिक्योरिटी बिल लाने के लिए एकदम यकायक बिल्कुल आज ही आज आप लगाना चाहते हैं, आपने कहा हम 5 महीने में कर देंगे। आपको पता होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आज भी पानी को लेकर के जो जंग है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो अब अगर ये बिल ये नहीं, तेलंगाना बनना था, उस पर फैसला हो गया, वो अच्छी पहल है। इसको किसी ने ये नहीं कहा कि गलत है, लेकिन सवाल है कि आपके जो राजनीतिक स्वार्थ
आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है विफलता, आपकी सोच, दृष्टिहीनता, तमाम चीज़ों के कारण ये तमाम चीज़ें और भी ज़्यादा मांग जो है वो बढ़ते जाएंगी। हाँ, सवाल है कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, ये इसको लेकर कोई एक जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।